नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हिंदी की जो क्लास है बीच में कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, एक वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट करा करके। आज से नियमित रूप से हिंदी की क्लास पुनः प्रारंभ की जा रही है। मित्रों, आज की इस क्लास में हम शब्द विचार पर बात करेंगे। शब्द विचार पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस YouTube चैनल पर रीट की कंप्लीट सिलेबस की कक्षाएं होंगी। नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल हिस्ट्री, संविधान, राजस्थान जीके, शिक्षण विधियां, भाषाएं और साथ में मनोविज्ञान, सभी क्लास होंगी। साथ में पुलिस के लिए, एनटीपीसी के लिए जीके की भी कंप्लीट क्लास होंगी और बीच में जनरल साइंस की क्लास भी लगेंगी। तो मित्रों, जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मित्रों, आज हम बात करेंगे शब्द विचार पर। शब्द विचार पर बात करने से पहले जो पिछली कक्षा थी वर्ण विचार की, उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। वर्ण विचार में मित्रों हमने ये पढ़ा था कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वर कितने हैं तो जी 11। व्यंजन की बात करेंगे तो दोस्तों 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 33। कुल वर्ण की जब बात करते हैं मित्रों तो कितने हो जाते हैं ये? 44। हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं तो 44। मित्रों आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में 2 ताड़नजात ध्वनि पढ़ी थी अपने, ताड़नजात या द्विगुण ध्वनि भी कहते हैं। ताड़नजात ध्वनि कितनी थी? 2। कौन कौन सी थी याद हो आपको? अढ़य और अढ़य। इसके अतिरिक्त अयोगवा ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि कितनी पढ़ी थी मित्रों? ये भी 2। कौन कौन सी याद होगा आपको? ये अनुस्वार और ये विसर्ग। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर ये 4 पढ़े थे मेरे मित्रों। कौन कौन से? श, त्र, ग, स्र। इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे बने हैं, इन सब का जिक्र हमने कर लिया था जी। तो मित्रों आगे हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर कितने हैं जी? 4। किन से इनकी उत्पत्ति हुई है, किन वर्णों को मिलाने से, सब कुछ जान चुके थे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। हमने ये भी पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। लेकिन मित्रों साथ ही मैंने ये भी कहा था, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपको वर्ण मानना है। क्या मानना है? वर्ण। वर्ण क्यों मानना है? क्योंकि यहाँ ना तो आपको लिखित दे रखा है ना ही मौखिक दे रखा है, सिर्फ ये पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। मित्रों हम बात कर रहे हैं शब्द पर, यानी शब्द विचार पर बात कर रहे हैं। हमारी जो हिंदी की कंप्लीट व्याकरण है वो 3 टॉपिकों पर निर्भर करती है। पहला टॉपिक वर्ण विचार है, दूसरा टॉपिक शब्द विचार है और तीसरा टॉपिक वाक्य विचार है। यानी पूरी की पूरी व्याकरण 3 टॉपिकों पर निर्भर करती है। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वर्ण विचार, आज दूसरे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं शब्द विचार। तो मित्रों, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मित्रों पुनः कह रहा हूं जी, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, कैसे समूह को जी? सार्थक समूह को, यानी वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है जी? शब्द कहलाता है। लेकिन मित्रों आज तक आपने जो है अधिकांशतः पुस्तकों में पढ़ा होगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैं मित्रों आपको कह रहा हूं, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनिएगा। आपने कई बार सुना है आ, न,
ये वर्ण है, एक ही है, लेकिन ये भी कई बार शब्द का काम करते हैं जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रतन इधर आ। अब देखिए रतन यहाँ पे शब्द है, इधर भी यहाँ पे शब्द है, और ये आ भी क्या है यहाँ पे शब्द है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और मेरे मित्रों याद रहे, कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उस पुस्तक में भी शब्द की यही परिभाषा दे रखी है कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या है मेरे मित्रों? शब्द। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। या हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। क्या कह सकते हैं जी? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसी सबसे छोटी इकाई क्या है जी? शब्द। और ध्यान रहे, भाव या भावार्थ को प्रकट करने वाली भाषा की जो इकाई है या भाषा की जो पूर्ण इकाई है वो वाक्य है। भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? वाक्य। या ये कह सकता हूं भाव या भावार्थ को प्रकट करने वाली भाषा की इकाई क्या है? वाक्य। लेकिन अगर ये कहें अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो शब्द। या ये कहें भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तो शब्द। याद रहेगा मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। शब्द को जानने के साथ साथ हम पद को भी जान लेते हैं। इसको जान लेंगे पद को। देखो मेरे मित्रों, पद किसे कहते हैं? पहले मैं सीधी सी भाषा में बताता हूं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिएगा, ये पुस्तक है, वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, अकेले ही है, तो ये शब्द कहलाती है। क्या कहलाएगी यहाँ पे? ये शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? शब्द। और मान लीजिए इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो ये क्या बन गया मेरे मित्रों? ये बन गया है यहाँ पे पुस्तक। क्या बन गया है यहाँ पे? पद। क्या बन गया है जी? पद। इसकी परिभाषा क्या है वो सुनिए। पद की परिभाषा ये है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध स्थापित हो जाए तथा उसको व्याकरणिक रूप प्राप्त हो जाए, व्याकरणिक रूप मिल जाए, तो वह शब्द पद कहलाता है। सुन लीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध स्थापित हो जाए, स्थापित हो जाए तथा व्याकरणिक रूप, व्याकरणिक रूप प्राप्त हो, तो वह शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अन्य शब्दों से संबंध स्थापित हो जाए
और उसे व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह शब्द पद कहलाता है। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख लें कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अगर अकेला रहेगा क्या कहलाएगा? वो शब्द। और उसको वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे तो पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? पद। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है जी? पद। जब वाक्य में उसका प्रयोग किया है तो वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उससे उसका संबंध स्थापित हो जाएगा। संबंध स्थापित होने के कारण उसे व्याकरणिक रूप मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अगर पुस्तक अकेले में पूछे तो शब्द है, और यहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्या बन गया जी? वो पद बन गया। और पद बनने के बाद में व्याकरणिक रूप उसको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द के 4 प्रकार से भेद किए जाते हैं। शब्द के 4 प्रकार से भेद किए गए हैं। शब्द के 4 प्रकार से भेद किए गए हैं। कितने प्रकार से जी? 4 प्रकार से। शब्द के 4 प्रकार से भेद किए गए हैं, या ये कह सकता हूं शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से जी? 4। शब्द का जो वर्गीकरण है 4 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन से देखेंगे? नंबर 1 की हम बात करते हैं मित्रों, उत्पत्ति। उत्पत्ति, या हम कह देंगे इसको जो है स्रोत, या कह सकते हैं मित्रों इतिहास। के आधार पर शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति कह दीजिए, स्रोत कह दीजिएगा, इतिहास कह दीजिएगा। के आधार पर, के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 विदेशी, और नंबर 4 विदेशी, नंबर 4 जो है देशज। याद रहेगा मेरे मित्रों, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 भेद है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। परीक्षा में आपसे पूछ लेंगे उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। याद रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यानी हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ रहे हैं जी, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति बनावट, ओब्लिक रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। व्युत्पत्ति कही, बनावट कही या रचना कही, के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, व्युत्पत्ति कही, रचना कही या बनावट कही के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आपसे ये कह देंगे परीक्षा में, उदाहरण लीजिएगा। पढ़ते समय नोटबुक आप साथ रखें। जब भी वीडियो को देखें नोटबुक साथ रखें। महत्वपूर्ण चीजों को अपनी नोटबुक में उतारते रहें, या कंप्लीट नोट्स अपनी नोटबुक में बनाते रहें जी।
आपसे पूछा है परीक्षा में, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। आपको पता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद तो है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब मान लीजिए इसमें वो दे देता है आपसे जो है प्रश्न ये कर रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। ए में दिया रूढ़, बी में दे देता है यौगिक, सी में दे देता है विदेशी और डी में दे देता है दोस्तों योग रूढ़। और प्रश्न ये कर रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, या कह सकता है बनावट के आधार पर, या कह सकता है रचना के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। अब आप जानते हो रूढ़ भी है, यौगिक भी है और योग रूढ़ भी है। रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है, कौन सा नहीं है जी? विदेशी नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? विदेशी। विदेशी शब्द का भेद तो है लेकिन उत्पत्ति के आधार पर है। विदेशी जो शब्द है ये शब्द का भेद तो है लेकिन किस आधार पर किया गया जी? ये उत्पत्ति के आधार पर, या कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, या कह सकते हैं जी इतिहास के आधार पर। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। नंबर 3 यहां हम बात करते हैं रूप, प्रयोग, क्या कह सकते हैं व्याकरणिक, विवेचन। रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं जी? 2। आपसे कहे प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। आपसे कहे रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। आपसे कहे व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से मेरे मित्रों? नंबर 1 पे विकारी और नंबर 2 पे अविकारी। आपसे कहेगा शब्द के विकारी और अविकारी 2 भेद हैं, किस आधार पर? तो आप कह सकते हो प्रयोग के आधार पर, आप कह सकते हैं रूप के आधार पर, और आप कह सकते हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। शब्द के विकारी और अविकारी 2 भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर, या कह सकते हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और या कह सकते हैं रूप के आधार पर। इसके बाद में मित्रों हम चौथे नंबर पे बात करते हैं, नंबर 4 पर। मैंने पहले आपसे कहा था कि शब्द के 4 प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर जो 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। दूसरा पढ़ा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो 3 है, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। तीसरा पढ़ा प्रयोग के आधार पर या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। चौथा पढ़ रहे हैं नंबर 4 पे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं, या ये कह सकता हूं अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं दोस्तों? 8 भेद हैं। मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, प्रत्येक पुस्तक में आपको अलग अलग मिल जाएगा अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो है। किसी पुस्तक में अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं, तो किसी में 8 किए गए हैं, लेकिन आपको 8 ही मानने हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 8 ही मानने हैं। ऐसा प्रश्न कर परीक्षा में सीधा नहीं पूछेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, लेकिन पूछ भी लेता है तो कितने मानने हैं आपको? 8 मानने हैं। कौन कौन से देखिएगा जी। सबसे पहले नंबर 1 पे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जो एक अर्थ देने वाला होता है वो क्या कहलाएगा? एकार्थी शब्द। नंबर 2 पे मेरे मित्रों अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 पे मेरे मित्रों विलोम शब्द। नंबर 4 पर्यायवाची, पर्यायवाची। नंबर 5 युग्म शब्द, युग्म शब्द। इसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। इसके बाद में नंबर 6 पे जो है ध्वन्यार्थक शब्द।
ध्वन्यार्थक शब्द। नंबर 7 पे है समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द। और नंबर 8 पे है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द, या मैं ये कह सकता हूं शब्द समूह के लिए एक शब्द। इसे हम ये भी कह देते हैं शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो मित्रों सुन लीजिएगा, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8। प्रत्येक पुस्तक में अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन आपको 8 ही मानने हैं। कौन कौन से हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसी को हम कह देते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। पुनः रिवाइज करा देता हूं मित्रों। सबसे पहले हमने पढ़ा कि शब्द के 4 प्रकार से भेद किए जाते हैं। नंबर 1 पे उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। नंबर 2 पे हमने पढ़ा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, योग रूढ़, यौगिक और रूढ़। नंबर 3 पे पढ़ा अपन ने जो है प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। और अंतिम रूप से पढ़ रहे हैं अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं। मित्रों धन्यवाद, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।